हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाए हैं। तो ये जो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है या इसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसके थ्रू आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है मैमोग्राफी, दूसरा है सीटी स्कैन और तीसरा है रेडिएशन प्रोटेक्शन। यानी कि इन 3 टॉपिक्स में से मैंने क्वेश्चन छांट के ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है और लास्ट में इसको फिर चेक करना है, ठीक है। तो एक बेस्ट तरीका है किसी भी मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑपरेटिंग पोटेंशियल यूज्ड इन द मैमोग्राफी? ऑप्शन ए 40 to 50 kVp, ऑप्शन बी 60 to 70 kVp, ऑप्शन सी 25 to 35 kVp, ऑप्शन डी 10 to 15 kVp। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैमोग्राफी में जो ऑपरेटिंग पोटेंशियल यूज़ किया जाता है उसकी रेंज कितनी होती है, यानी कि हम जो kVp उसमें यूज़ करते हैं उसकी रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 25 to 35 kVp। दोस्तों मैमोग्राफी एक सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है जिसमें ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है किसी भी लंप या गांठ को देखने के लिए। तो ब्रेस्ट एक सॉफ्ट टिश्यू होता है और इसके लिए हमें सॉफ्ट रेडिएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोअर kVp का यूज़ करते हैं और जो इसकी रेंज होती है वो 25 से 35 के बीच में होती है। तो उसका राइट आंसर है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी 25 to 35 kVp। Question number 2, which of the following grid ratio is used in the mammography? Option A lower ratio, option B higher ratio, option C average ratio, option D no specific ratio। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैमोग्राफी में किस रेशियो की ग्रिड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लोअर रेशियो। दोस्तों मैमोग्राफी में जो ग्रिड यूज़ होती है वो लोअर रेशियो की होती है, यानी कि 4:1 to 5:1 तक इसमें यूज़ होती है, ठीक है। मैमोग्राफी सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है जिसमें कि सॉफ्ट रेडिएशन का यूज़ होता है, इसलिए इसमें जो ग्रिड होती है वो भी लोअर रेशियो की होती है, ठीक है। जो हायर रेशियो की ग्रिड होती है वो 9:1 से लेके 16:1 तक होती है और इसका यूज़ किया जाता है हम जहाँ पर हम हाई kVp का यूज़ करते हैं, यानी कि जो लार्ज फील्ड रेडियोग्राफी होता है उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। और मैमोग्राफी में लो रेशियो ग्रिड का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज रिसेप्टर फॉर MLO व्यू? ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू द ब्रेस्ट, ऑप्शन बी पैरेलल टू द पेक्टोरल मसल, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द जिफिस्टर्नम, ऑप्शन डी पैरेलल टू द चेस्ट वॉल। दूसरे क्वेश्चन में पूछे गए है कि जो MLO व्यू करते हैं हम मैमोग्राफी में, ठीक है, MLO व्यू मैमोग्राफी में किया जाता है, इसको मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि MLO व्यू के लिए जो करेक्ट पोजीशन होती है इमेज रिसेप्टर की वो क्या होगी। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रेस्ट के परपेंडिकुलर या फिर पेक्टोरल मसल्स के पैरेलल या फिर जिफिस्टर्नम के परपेंडिकुलर या फिर चेस्ट वॉल के पैरेलल। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पैरेलल टू द पेक्टोरल मसल। दोस्तों जब हम MLO व्यू करते हैं यानी कि मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू करते हैं ब्रेस्ट का, तो उस केस में जो हमारी पेक्टोरल मसल होती है पैरेलल होनी चाहिए इमेज रिसेप्टर के, ठीक है, तभी वो अच्छा व्यू आ पाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि इस तरह का इसमें व्यू लिया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैथोड इन मैमोग्राफी ट्यूब? ऑप्शन ए टुवर्ड्स द चेस्ट वॉल, ऑप्शन बी अवे फ्रॉम द चेस्ट वॉल, ऑप्शन बी पोजीशनड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि मैमोग्राफी ट्यूब में यानी कि मैमोग्राफी एक्स ट्यूब में जो कैथोड की पोजीशन होती है वो कैसी होती है, यानी कि चेस्ट वॉल के तरफ होती है या फिर चेस्ट वॉल से दूसरी तरफ होती है या फिर इसका जो पोजीशन होता है वो ब्रेस्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग होता है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन ए टूवर्ड्स द चेस्ट वॉल। दोस्तों आपने एक्स रे ट्यूब जब पढ़ा होगा तो उसमें एक हील इफेक्ट पढ़ा होगा। हील इफेक्ट में क्या होता है कि जो रेज होती है यानी कि जो एक्सरे निकलती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैथोड की साइड ज़्यादा होती है और एनोड की साइड कम होती है, ठीक है। तो इसको हील इफेक्ट बोला जाता है। तो अब क्योंकि जो हमारी चेस्ट वॉल होती है वो थिक होती है तो उस साइड में जो कैथोड की पोजीशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि जो कैथोड की साइड होता है उस तरफ जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो थिकर पार्ट होता है उस तरफ हमारी कैथोड की पोजीशन होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो अच्छी आ सके। अगर हम एनोड साइड को चेस्ट वॉल की तरफ रखेंगे तो हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब होगी, अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए मैमोग्राफी में जो कैथोड की पोजीशन होती है वो चेस्ट वॉल की तरफ होनी चाहिए। तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फिलामेंट्स आर यूज्ड इन द मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब? ऑप्शन ए 1 फिलामेंट, ऑप्शन बी 2 फिलामेंट, ऑप्शन सी 3 फिलामेंट, ऑप्शन डी नो फिलामेंट। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में कितने फिलामेंट का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक्सरे मैमोग्राफी के एक्सरे ट्यूब में उसमें कितने फिलामेंट्स होते हैं। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 फिलामेंट। दोस्तों मैमोग्राफी ट्यूब में जो फिलामेंट होता है 1 ही फिलामेंट यूज़ किया जाता है, यानी कि उसमें एक ही फिलामेंट होता है। तो उसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों कई एक्सरे ट्यूब ऐसी होती हैं जो कि इसमें कि एक से ज़्यादा फिलामेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें अलग अलग फोकल स्पॉट होते हैं, यानी कि एक लार्ज फोकल स्पॉट के लिए लार्ज फिलामेंट होता है और स्मॉल फोकल स्पॉट के लिए स्मॉल फिलामेंट होता है। बट मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में सिर्फ एक ही फिलामेंट का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ SID इज़ यूज्ड इन द मैमोग्राफी? ऑप्शन ए लॉन्ग SID, ऑप्शन बी शॉर्ट SID, ऑप्शन सी SID इज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डिटेक्टर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैमोग्राफी में किस तरह की SID का यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर SID का मतलब है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि एक्सरे ट्यूब से हमारी जो इमेज रिसेप्टर होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको SID बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैमोग्राफी में किस तरह के SID का यूज़ किया जाता है, यानी कि शॉर्ट या लॉन्ग, या फिर ये ब्रेस्ट के साइज और शेप पर डिसाइड किया जाता है, या फिर ये डिटेक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शॉर्ट SID। दोस्तों मैमोग्राफी में शॉर्ट SID का यूज़ किया जाता है जो कि 65 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों लॉन्ग SID का यूज़ किया जाता है जनरल रेडियोग्राफी में, जैसे कि चेस्ट या पेल्विस का हम कोई एग्जामिनेशन करते हैं तो उस केस में हम 100 से लेके 180 सेंटीमीटर तक जो SID होती है वो यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ द रेडियोग्राफिक फिल्म इज़ यूज्ड इन मैमोग्राफी? ऑप्शन ए सिंगल इमल्शन, ऑप्शन बी डबल इमल्शन, ऑप्शन सी सिंगल इमल्शन फिल्म विद डबल स्क्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा गया कि मैमोग्राफी में किस तरह की रेडियोग्राफिक फिल्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगल इमल्शन, डबल इमल्शन, या फिर सिंगल इमल्शन फिल्म विद डबल स्क्रीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंगल इमल्शन। मैमोग्राफी में सिंगल इमल्शन फिल्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इमेज को कैप्चर करने के लिए। उसमें जो स्क्रीन होती है वो भी सिंगल स्क्रीन ही यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फैक्टर फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी ऑपरेटर्स वेट, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी शील्डिंग। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक बेसिक फैक्टर नहीं है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइम, ऑपरेटर्स वेट, डिस्टेंस, या फिर शील्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटर्स वेट। दोस्तों रेडिएशन प्रोटेक्शन के जो बेसिक फैक्टर होते हैं वो 3 फैक्टर हैं। पहला है टाइम, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा है शील्डिंग, ठीक है। ये तीनों बेसिक फैक्टर हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के, इसलिए इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑपरेटर्स वेट, क्योंकि जो ऑपरेटर का वेट होता है वो कोई बेसिक फैक्टर नहीं है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो कि इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको बेसिक एक मिनिमम अमाउंट पे करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप इसको डाउनलोड करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ लेड इन ए लेड एप्रन यूज्ड इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट? ऑप्शन ए 2.5 mm, ऑप्शन बी 0.25 mm, ऑप्शन सी 2.0 mm या ऑप्शन डी 5 mm। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लेड एप्रन यूज़ किया जाता है उसमें जो लेड होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 0.25 mm। दोस्तों रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लेड एप्रन का यूज़ आपने किया होगा, ठीक है। उसमें जो लाइट की थिकनेस होती है 0.25 mm होती है और ये हमें स्कैटर रेडिएशन से बचाता है या किसी भी तरह की जो अगर डायरेक्ट रेडिएशन है उससे भी हमें काफ़ी हद तक बचाता है। तो इसलिए हमें जब भी हम रेडिएशन जोन में हैं हमें जहाँ भी हमें ज़रूरत हो वहाँ पर लेड एप्रन का जो यूज़ ज़रूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज़ अप्लाइड इन रेडिएशन प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए लेंज लॉ, ऑप्शन बी फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ, ऑप्शन डी न्यूटन्स लॉ। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इसमें से कौन से लॉ का अप्लाई किया जाता है या यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं लेंज लॉ, फैराडेज लॉ या फिर यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। दोस्तों रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए हम रेडियोलॉजी में या जो भी रेडिएशन वाला फील्ड होता है उसमें यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि हम किसी रेडिएशन सोर्स से अगर हम डबल डिस्टेंस कर लेते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना कम हो जाती है, ठीक है। तो ये लॉ होता है यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ जिसका रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि रेडिएशन से बचने के लिए हमें रेडिएशन सोर्स से अगर जितना पॉसिबल उतना हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि उतनी ज़्यादा हमें कम डोज लगेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 11, ICRP स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए इंटरनेट कनेक्शन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर ICRP की फुल फॉर्म पूछी गई है और नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। दोस्तों ICRP एक इंटरनेशनल कमीशन है जो कि एक फ्रेमवर्क तैयार करता है रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द डोज लिमिट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फॉर एक्सट्रीमिटीज़? ऑप्शन ए 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन बी 200 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन सी 100 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन डी 10 मिलीसीवर्ट पर ईयर। दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की डोज लिमिट पूछी गई है एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर वो होता है जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं वर्कर, ठीक है, उनके लिए जो एक्सपोजर की जो डोज लिमिट होती है एक्सट्रीमिटीज़ के लिए वो यहाँ पर पूछा गया है कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर। यानी कि रेडिएशन फील्ड में जो भी वर्कर हैं जो इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो एक्सट्रीमिटीज़ की जो डोज है वो 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, अलारा स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए एज लो एज रेडिएशन अलाउंस, ऑप्शन बी एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ऑप्शन सी एज लो एज रेडिएशन एक्सेप्टेबल, ऑप्शन डी एज लो एज रेज अलाउ। दोस्तों यहाँ पर अलारा का फुल फॉर्म पूछा गया है और नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। दोस्तों अलारा एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल है, मतलब ये होता है कि हमें कम से कम रेडिएशन यूज़ करनी चाहिए या जहाँ भी हमें बहुत ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर रेडिएशन का यूज़ करना चाहिए और जितना कम पॉसिबल हो उतना कम डोज हमें यूज़ करना चाहिए, यानी कि उस कम डोज में भी हमें बेस्ट रिजल्ट वो मिलना चाहिए। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ लेड इन ए लेड ग्लास विंडो? ऑप्शन ए 1.5 mm लेड इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी
1 mm lead equivalent, ऑप्शन बी 1.0 mm lead equivalent, ऑप्शन डी 25 mm lead equivalent। दोस्तों यहाँ पर जो PB है उसका मतलब lead होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेड ग्लास की जो विंडो होती है उसमें लेड की थिकनेस कितनी होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक विंडो होती है ग्लास की, जिसमें से हम पेशेंट को अंदर देखते हैं, उसकी पोजीशनिंग वगैरह। उसमें जो लेड होता है उसकी थिकनेस यहाँ पर पूछी गई है कितनी होती है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1.5 mm PB इक्विवेलेंट, यानी कि लेड इक्विवेलेंट। यानी कि जो लेड ग्लास विंडो की जो इसमें जो लेड होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो 1.5 mm लेड इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, वाई CT स्कैन इज कॉल्ड एज कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, यानी कि CAD, CAD CAD। ऑप्शन ए एज एक्सियल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड, ऑप्शन बी एज सजेटल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड, ऑप्शन सी एज कॉर्नल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि CT स्कैन को CAD CAD यानी कि कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एज एक्सियल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड। दोस्तों CT स्कैन में एक्सियल इमेजिंग प्लेन का यूज़ किया जाता है, यानी कि जब CT स्कैन हम करते हैं तो उसमें जो इमेजेस आती हैं वो एक्सियल प्लेन में आती हैं, तो इसलिए CT स्कैन को कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी बोला जाता है, यानी कि CAD। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स एक्सरे सिग्नल्स इनटू 3D इमेजेस। ऑप्शन ए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन सी गेटिंग स्टडीज, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है एक्सरे सिग्नल्स को 3D इमेजेस में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो CT स्कैन से है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्सरे सिग्नल्स होते हैं वो 3D इमेजेस में कन्वर्ट होते हैं। तो जो प्रोसेस है वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। दोस्तों CT स्कैन में जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है एक्सरे सिग्नल को 3D इमेज से कन्वर्ट करने के लिए उसको रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी डिग्री द CT गैंट्री कैन बी टिल्टेड और एंगल्ड। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि CT गैंट्री में या CT गैंट्री को कितने डिग्री हम टिल्ट कर सकते हैं या एंगल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 30 डिग्री। दोस्तों CT स्कैन में जब हम CT करते हैं तो उसमें जो गैंट्री है वो 30 डिग्री एंगल तक हम उसको टिल्ट कर सकते हैं, यानी कि एंगल इसमें दे सकते हैं। और जो गैंट्री टिल्ट वाला जो ऑप्शन है ये मेनली CT हेड में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि हेड का जब हम CT स्कैन करते हैं तो उस केस में हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो CT जो गैंट्री है उसको 30 डिग्री एंगल तक हम उसको टिल्ट किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच कैन द KVP गो अप टू इन द CT स्कैनर। ऑप्शन ए 50 to 100 kVp, ऑप्शन बी 100 to 200 kVp, ऑप्शन सी 120 to 140 kVp, ऑप्शन डी KVP इज़ फिक्स्ड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि CT स्कैन में जो KVP होता है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है या उसकी रेंज कितनी होती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 120 to 140 kVp। दोस्तों CT स्कैन में जो KVP की रेंज होती है 120 से 140 KVP तक होती है और 140 इसमें जो होता है लास्ट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ इमेज डाटा इन CT स्कैन। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी क्लाउड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि CT स्कैन में जो लार्ज नंबर ऑफ इमेज डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए इसमें से कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
दोस्तों सीटी स्कैन में एक लार्ज नंबर ऑफ इमेज ली जाती हैं, यानी कि जो इमेज डाटा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम तीनों ऑप्शंस का ही यूज़ करते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और क्लाउड। इन तीनों ऑप्शंस का ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ मीन बाय स्लाइस इन द सीटी स्कैन? ऑप्शन ए नंबर ऑफ रोज ऑफ डिटेक्टर्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ सीटी इमेजेस एक्वायर्ड, ऑप्शन सी नंबर ऑफ ट्यूब रोटेशंस, ऑप्शन डी नंबर ऑफ एक्सपोजर्स गिवन टू द पेशेंट। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि सीटी स्कैन में स्लाइस का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि कोई सीटी स्कैन इतने स्लाइस का, यानी कि 64 स्लाइस या 125 स्लाइस, ठीक है, अलग अलग नंबर के स्लाइस के सीटी स्कैन्स होते हैं, ये आपने देखे होंगे या सुने होंगे। तो उसमें पूछा गया है कि इसमें स्लाइस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नंबर ऑफ रोज ऑफ डिटेक्टर्स। स्लाइस का मतलब होता है, उसका मतलब यही होता है कि इसमें जो डिटेक्टर्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं, ठीक है। यानी अगर किसी सीटी स्कैन में 16 या 64 नंबर ऑफ रोज ऑफ डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसको 16 या 64 स्लाइस सीटी स्कैन बोला जाएगा। तो इसलिए सीटी स्कैन में स्लाइस का मतलब होता है कि उसमें डिटेक्टर की जो रो है वो कितने हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द पावर रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सी ट्यूब इन सिटी? ऑप्शन ए 50 to 100 mAh 100 kVp, या ऑप्शन बी 100 to 200 mAh 100 kVp, या ऑप्शन सी 200 to 500 mAh 120 kVp, या फिर ऑप्शन डी 500 to 1000 mAh 140 kVp। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सीटी स्कैन में एक्सी ट्यूब की जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 200 to 500 mAh 120 kVp। दोस्तों सीटी स्कैन में एक्सी ट्यूब यूज़ होती है, उसका जो ऑपरेटिंग पोटेंशियल होता है वो 200 से 500 mAh के बीच में होता है, और केवीपी होता है 120 से 140 के बीच में। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, द पेशेंट टेबल और काउच इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल इन अ सीटी स्कैन? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन फाइबर, ऑप्शन सी पॉलिस्टर फैब्रिक, ऑप्शन डी हार्ड प्लास्टिक। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीटी स्कैन में जो काउच होता है या फिर जो पेशेंट टेबल होता है जिस पे पेशेंट लेटता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कार्बन फाइबर। दोस्तों सीटी स्कैन जो टेबल होती है जिस पे पेशेंट लेटता है, वो जो टेबल होती है वो कार्बन फाइबर की बनी होती है, और जो कार्बन फाइबर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि काफ़ी हैवी वेट को भी उठा सकता है आराम से। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।